नमस्कार। आज हम देखेंगे क्लास 8 विज्ञान का छठा पाठ है, चैप्टर है दहन और ज्वाला। तो आइए शुरू करते हैं। तो दहन और ज्वाला के अंदर सबसे पहला जो प्रश्न आता है, अगर आप पूछे तो आप पूछ सकते हैं कि दहन क्या है। दहन क्या है? तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रम है। दहन एक रासायनिक प्रक्रम है। ठीक है, दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम है। दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है इससे, और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी पदार्थ दहन प्रक्रम में ऑक्सीजन ग्रहण करता एक श्वसन की तरह हो गया है प्रक्रम। श्वसन में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए एक श्वसन की तरह दहन प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अब पूछ ले दूसरा, आपसे पूछ ले कि दाह्य क्या है, दाह्य पदार्थ क्या है, ईंधन क्या है। आपसे पूछ ले ईंधन क्या है, तो दहन प्रक्रिया के दौरान जो पदार्थ क्रिया करता है उसे ही हम कह सकते हैं ईंधन या दाह्य पदार्थ। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? दाह्य पदार्थ के उदाहरण, ईंधन के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो आपको बहुत सारे पता है। ईंधन के उदाहरण हो जाएंगे आपके पास, एक तो कास्ट कोयला यानी लकड़ी से बना कोयला। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फीता भी जलता है। और अब अगर आपसे पूछ ले कि अदाह्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, तो अदाह्य पदार्थ इसका एकदम उल्टा हो जाएंगे, जो न तो क्रिया करेंगे न जलेंगे ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि एक पत्थर का टुकड़ा है, कभी जलते देखा है इसको? पत्थर का टुकड़ा है, लोहे की कील है, ये नहीं जलते सामान्य परिस्थितियों में। लोहे की कील को बहुत ज्यादा देर तक रखे तो वो लाल हो जाती है, लेकिन वो जलती नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुआ। ठीक है ना, नया पदार्थ बनता है तभी रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसे ये कह सकते हैं अदाह्य पदार्थ है। क्या है? अदाह्य पदार्थ। ठीक है, और अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगला प्रश्न देख सकते हैं कि जलने के लिए क्या वायु आवश्यक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, पहले मैं यहाँ क्या रखी हुई है, एक मोमबत्ती रखी हुई है मेज पर, उसके दो यहाँ गुटके लगा दिए, उसके ऊपर ये जार रख दिया, वायु का चिमनी में प्रवेश कर रहे हैं। ज्वाला क्या होता है, अब लकड़ी के गुटके को, ठीक है ना, तो इसको इसके साथ रखते हैं, मोमबत्ती जलती है। दूसरे में क्या करते हैं कि यहाँ पर लकड़ी के गुटके हटा दिए तो ये धुआं निकलने लगता है। तीसरी कंडीशन में मोमबत्ती को पूरी तरह बंद कर दी और बुझ गई, क्योंकि इसकी वायु नहीं मिल रही। तो ये तीन कंडीशन है इसके अंदर। तो इस तीन कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए के अंदर मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से गुटके लगे रखे वहां से प्रवेश कर रही है। जब चिमनी से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। दूसरी और तीसरी अवस्था में क्या होता है कि ज्वाला बुझ जाती है, क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं होती। इसी तरह जलता हुआ कोई व्यक्ति है, आग लग जाए तो उसे कंबल से ढक देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति बंद हो जाती है ना, आपूर्ति बंद हो जाती है, और आग लगने से उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ज्वलन ताप क्या है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, यह उसका क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, और इसके आगे का एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि माचिस की तिल्ली है वो किन किन पदार्थों से बनी है। ठीक है, या आप माचिस की तिल्ली को अगर रगड़े तो क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। श्वेत फास्फोरस पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते, क्योंकि श्वेत फास्फोरस जहरीला होता है। तो लाल फास्फोरस लगाते हैं उसके अंदर, तो फास्फोरस में श्वेत क्या है, लाल फास्फोरस में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम, इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड भी लगाते हैं। अब ये क्रिया कर है ना, श्वेत फास्फोरस में चेंज होता है कौन? लाल फास्फोरस। ये पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया कर क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ये ऊष्मा क्या करती है कि एक लगा रहता है एंटीमनी ट्राइफास्फेट, उसका दहन शुरू कर देता है और माचिस की तिल्ली जलने लगती है। ठीक है, और अब अगर आपसे पूछ लिए कि दर्शाइए कि आगे अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि दर्शाइए कि अगर कोई पदार्थ का दहन करते हैं तो उसका ताप है वो ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो ये क्रियाकलाप दर्शाया गया है। इसके अंदर क्या करता है, कागज के दो कप बनाते हैं, इस एक में थोड़ा पानी डालते हैं
और एक बिना पानी के मोमबत्ती के पास ले जाकर जलाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जलने लगता है, ये नहीं जलता। ये क्यों नहीं जलता? वैसे हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो हम कह देंगे कागज गीला हो गया इसलिए नहीं जलता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम उष्मा दे रहे हैं ना, उस उष्मा का अवशोषण ये जल है, ये कर लेता है। तो इस कागज को ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचने देता, इसलिए ये नहीं जलता, जबकि ये कागज ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है इसलिए जलने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को जलने के लिए उसका ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। अब आगे आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलता से आगे ना आसानी से जल सकते हैं वो, और जिनका ज्वलन ताप कम होता है वो कहलाते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित एलपीजी, एलपीजी की फॉर्म ये है द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, अगला प्रश्न है। तो आग पर काबू कैसे पा सकते हैं? तो आग है, आग लगने की तीन कंडीशन है। एक तो ईंधन है, एक वायु है, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और उष्मा। ईंधन का ताप उसका ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए इन तीनों में से एक या दो पर हम कंट्रोल पा ले तो क्या कि हम आग को बुझा सकते हैं। जैसे जल ज्वलनशील पदार्थों को, जैसे फायर ब्रिगेड आता है, वो पानी डालता है जलती हुई आग पर, तो वो पानी क्या करता है? आग बुझाने कार्य करता है फायर ब्रिगेड, ठीक है। तो ये आग पर जल डालकर आग का ज्वलन ताप कम कर देता है। पानी क्या करता है? आग का ज्वलन ताप कम कर देता है, इसलिए आग बुझ जाती है। इसके अलावा एक अग्निशमन यंत्र भी होता है, ठीक है, ये रहा अग्निशमन यंत्र। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है और इसका छिड़काव विद्युत उपकरणों में लगी आग को है ना, कोई जैसे स्विच वगैरह उन पर पानी छिड़केंगे तो पानी क्या है, विद्युत का चालक है, तो आग ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। तो इस पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके अंदर CO2, उसका छिड़काव करते हैं तो आग नियंत्रित हो सकती है। ये CO2 क्या है, ईंधन व O2 को अलग है ना, एक तो होता है ईंधन जो जल रहा है, एक होती है ऑक्सीजन की आपूर्ति मिल रही है और ईंधन जल रहा है। ये क्या दोनों के बीच परत बना लेगी। कौन बना लेगी? ये जो हम छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो ये कोई पदार्थ है और ये जल रहा है, तो ये छिड़केंगे तो ये बीच में परत बन जाएगी, तो ये ऑक्सीजन को ईंधन की तरफ नहीं जाने देगी। कौन? ये अग्निशमन यंत्र की कार्बन डाइऑक्साइड, और आग कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आग बुझ जाएगी। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, बेकिंग सोडा, उसका आग पर छिड़काव कर दिया। पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे पदार्थ है उनका भी छिड़काव करते हैं, तो क्या करते हैं? आग से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो भी आग बुझा देते हैं। कौन? बेकिंग सोडा हो गया और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब है दहन के प्रकार। अगला पूछा जा सकता है कि दहन के प्रकार। तो एक तो होता है तीव्र दहन। तीव्र दहन क्या है? गैस स्टोव को जलाने पर वह तेजी से जलने लगता है। तीव्र यानी तुरंत, हाथों हाथ तेजी से जलकर प्रकाश और ऊष्मा देता है, जैसे एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, पेट्रोल आदि का जलना, ये सब क्या है? तीव्र दहन की श्रेणी में आती है। अगला एक है स्वतः दहन। स्वतः दहन क्या था? दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जलने लगता है, अचानक जलने लगता है। जैसे कम ज्वलन ताप के कारण फास्फोरस है, कम कमरे के ताप पर जलने लगता है। फास्फोरस उदाहरण है, वो क्या है? स्वतः दहन का। इसके अलावा होता है एक होता है विस्फोट। विस्फोट किसमें होता है? पटाखों में होता है। वो क्या कि प्रकाश और ऊष्मा के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विस्फोट की क्या खासियत है? ध्वनि उत्पन्न होती है प्रकाश और ऊष्मा के साथ। अब बात करते हैं ज्वाला की। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वाला का रंग बताइए। तो ये पीले रंग का होते हैं दोनों, और जो बुनसेन बर्नर है वो नीले रंग की जलती है। जितने भी एलपीजी गैस, पेट्रोल है, ये जितनी भी गैस है ये क्या नीले रंग की जलती है। इसी तरह ये भी जो गैस है रसोई घर का स्टोव, ये भी नीले रंग का जलता है, जबकि मोमबत्ती और ये लैंप है ये पीले रंग का जलता है, और बुनसेन बर्नर नीले रंग का जलता है, और गैस भी नीले रंग का। अब आगे पूछा जा सकता है ज्वाला की संरचना, ठीक है। इनमें से ज्वाला देते हैं और ज्वाला नहीं देते। तो लकड़ी का कोयला वो ज्वाला नहीं देंगे और बाकी के सारे ज्वाला देंगे, ठीक है। अब ज्वाला की संरचना पूछी जा सकती है। तो ज्वाला की संरचना ये दिखा रखा है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होकर वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, यानी दहन होता है, उस दहन के समय वाष्पित होने वाले पदार्थ क्या है? ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी का तेल। इसलिए लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता, इसलिए ज्वाला नहीं देता। तो पूछ ले कौन ज्वाला देगा और कौन नहीं देगा। तो हम जलाते हैं तो वो वाष्पन जिसके साथ होता है, वाष्पित होता है जो पदार्थ, वो तो ज्वाला देगा, जबकि जो नहीं होता वो नहीं देगा। इसलिए लकड़ी का कोयला है वो वाष्पित नहीं होता, इसलिए नहीं देता। अब बात करते हैं ज्वाला की संरचना की। तो ये मोमबत्ती है, ये आपको चित्र आना चाहिए, एग्जाम आ सकता है। तो इसके अंदर 3 परतें होती है। सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जो होता है पूर्ण दहन होता है, उसके अंदर यह नीला क्षेत्र होता है और सबसे गर्म होता है। इसके बाद आता है आंशिक मध्यम क्षेत्र होता है, आंशिक दहन का क्षेत्र, बीच का भाग, ये कम गर्म होता है, यह सबसे ज्यादा गर्म होता है बाहरी भाग। और बीच का भाग होता है
बिना जले मोमबत्ती का आंतरिक काला क्षेत्र सबसे बीच में होता है काला क्षेत्र और सबसे कम गर्म होता है। तो रंगों का क्रम पूछ ले तो बाहर नीला, पीला और अंदर काला। सबसे ज्यादा दहन बाहर, फिर मध्यम, सबसे कम अंदर। ठीक है, ये आपसे पूछा सकता है, सबसे गर्म बाहरी, मध्यम बीच वाला और सबसे कम गर्म बीच अंदर का क्षेत्र, ये संरचना। ठीक है, अब दोबारा इसके अंदर दे रखा है कि ईंधन क्या है। तो ईंधन वही है, शुरू में देखा था, जो कि क्या है, ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, वो ईंधन है। जैसे कि याद करिए, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन संबंधी ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, कास्ट, कोयला, ये सब क्या है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब ईंधन है। ठीक है ना। और एक आदर्श ईंधन के गुण, ये बढ़िया प्रश्न है। एक अच्छा ईंधन या आदर्श ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, सस्ता हो। ये परीक्षा में आ सकता है। आदर्श ईंधन के गुण याद रखना। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाए मार्केट में कहीं भी, सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से यानी जलाने पर जल्दी जल जाता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है और जलने पर कोई उपरांत अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसा कोई ईंधन नहीं है। अगर पूछ ले ऐसे क्या वास्तव में आदर्श ईंधन मौजूद है, तो आप प्रश्न का उत्तर देना नहीं, बिल्कुल आदर्श स्थिति में ईंधन नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है। या जितने भी क्वालिटी दी है, एक ईंधन में ये हो सकती है, दूसरे में दूसरी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है। अगली है ईंधन दक्षता या ऊष्मीय मान। तो 1 किलो कोई भी ईंधन है, उसके पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और जितनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये उस ईंधन की ईंधन दक्षता है ना। कि एक ईंधन है, 1 kg है, वो कितनी ऊष्मा दे सकता है, ये उसका अधिक ईंधन दक्षता दर्शाता है ना। कि जैसे दो छात्र है, ए और बी, हम कहते हैं कौन कितना ताकतवर है, तो कह सकते हैं कि जो जितना ताकत वाला काम करेगा वो उतना ताकतवर है। इसी तरह 1 kg में जितनी ईंधन 1 kg होना चाहिए, जैसे लड़का एक है, एक ही लड़का होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा लड़का एक लड़के, उसी तरह ईंधन है 1 kg होना चाहिए, और वो कितनी ऊष्मा दे सकता है, ये उसकी उसमें मान कहलाता है। और उसी मान जितना ज्यादा हुआ, ये उसकी ईंधन दक्षता दर्शाएगी। और इसकी इकाई है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, और ईंधन के प्रारूप, ईंधन तीन होते हैं, प्रारूप, ठोस, द्रव, गैस। ठोस हो गया कोयला, ठीक है, द्रव हो गया मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस हो गई गैसीय ईंधन। ठीक है, अब जैसे उसमें मान की सारणी दे रखी है, ये आप याद कर लेना। गोबर के उपले, गोबर की थेपड़ी होती है, उसका मान, उसमें मान होता है 6000 से 8000। लकड़ी का होता है 17000 से 22000। किलो जूल प्रति केजी इकाई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। कोयला 25 से 33000। पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों का 45,000, तीनों, और डीजल का तीनों का 45,000। और मेथेन और सीएनजी का 50,000। एलपीजी का 55,000। जैव गैस 35 से 40,000। हाइड्रोकार्बन 1,50,000। अब ईंधन के दहन से हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। तो ईंधन का बढ़ता उपभोग एक पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन के बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। सूक्ष्म कण खतरनाक होते हैं, जैसे श्वसन संबंधी, जैसे अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे अगर इसके अंदर देखें तो इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाकर सोए, कोयले से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और वैसे ईंधन के जलाने से क्या कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना, खतरनाक होती है। ये क्या होती है कि कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु कारण बन सकती है। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मीठी गैस होती है। मीठी गैस नहीं, इसका कोई स्वाद नहीं होता, इसे पता नहीं चलता, इसे मीठी गैस कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कि रक्त में घुल जाती है और हमारा जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो बाधित कर देती है और मृत्यु का कारण बन सकती है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णता। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक मात्रा विश्व उष्णता का है ना, धरती का तापमान बढ़ाती है, इसमें मदद करती है। कौन सी विश्व उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, जो सूर्य की किरणें आ रही है वो आने दे रही है, वापस रेडिएशन हो जाती है, इसको क्या की परत बना लेती है वातावरण में और उसको रोकती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगला है कोयले और डीजल के दहन से अम्ल वर्षा। अगला साइड इफेक्ट है इसका, ईंधन का। साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, साइड इफेक्ट मानव पर होता है, इसे कुप्रभाव कह सकते हैं या नुकसान। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये अत्यंत दमघोटू संचारक गैस है। अतिरिक्त पेट्रोल, डीजल, नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ती है। सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा जल में गलकर क्या कहते, जो जल का पीएच है वो 5.6 से नीचे कर देती है, 5.6 से नीचे, जिससे कि अम्लीय हो जाता है और वह अम्ल वर्षा कहलाती है। जैसे भवन है, संगमरमर जैसे ताजमहल है, उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो मोटर वाहनों में अब पेट्रोल और डीजल के स्थान पर अब सीएनजी का उपयोग होने लगता है, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज नहीं करती। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दम घोटू गैस कौन सी है, जो नहीं, कोयले कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं।
कोयले से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। वैश्विक उष्णता के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो आपका उत्तर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा कि अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये आपका चैप्टर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ इसके अलावा अगर हम देखें कि एक दे रखा है कि लकड़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है? वनोन्मूलन की समस्या है ना, पेड़ कम हो जाएंगे, वनोन्मूलन की समस्या हो जाएगी।